Hello students. From today we will study the physics of class 9. So we will start from chapter 1 motion. So let's begin our chapter 1 motion. Students, motion is the characteristic of all living beings such as animals move in different ways. Human beings move on their leg. Plants move in their own way. Birds fly. So, different types of living things do different types of motion. बच्चों, मोशन जीवित प्राणियों का गुण है. संसार में तरह तरह के जीव पाए जाते हैं जो कि अपने अलग अलग तरीके से मोशन करते हैं. जैसे हम ह्यूमन बीइंग अपने पैरों पे मोशन करते हैं. एनिमल्स अपने अलग अलग तरीके से मोशन करते हैं. जैसे कि काऊ के पास 4 टांगे होती हैं, 4 लेग्स होते हैं, तो ये 4 लेग की मदद से मोशन करते हैं. रेप्टाइल्स अलग तरीके से मोशन करते हैं. और नॉन लिविंग थिंग अपने से मोशन नहीं कर पाते. नॉन लिविंग थिंग को मोशन में डालने के लिए हमें बाहर से कुछ फोर्स लगाना होता है. हमारी व्हीकल्स जैसे कि कार्स, बस, ट्रेन, ये सब भी मोशन करते हैं और इनको मोशन करने के लिए इनमें फ्यूल डालना पड़ता है. ठीक उसी तरह से लिविंग थिंग्स को भी मोशन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. अपनी एनर्जी की जरूरतों को लिविंग थिंग्स खाने से पूरा करते हैं. ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम व्हीकल्स में डीजल या पेट्रोल डालते हैं. सो हाउ कैन वी डिफाइन मोशन? चेंज इन पोजीशन इज मोशन. मतलब अगर किसी एक पोजीशन से हम दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं, इसका मतलब हम मोशन कर रहे हैं. अगर हमारी पोजीशन समय के साथ साथ चेंज हो रही है, सो वी आर डूइंग मोशन. इफ आवर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, देन it is said that we are at rest. It means we are not doing motion. So what is the state of rest? When any body is not changing its place with the passage of time, then this will be known as position of rest. And how can we define motion? When any body is changing its position with respect to time, then this will be called as motion. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप देख सकते हैं रोड पे गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं. मतलब समय के साथ साथ उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है. इसका मतलब गाड़ियां मोशन में है. लेकिन आप देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं या जो नॉन लिविंग थिंग है, बिजली का पोल है, ये सब समय के साथ साथ अपनी जगह को नहीं बदलते. इसका मतलब ये मोशन नहीं कर रहे हैं, ये रेस्ट पोजीशन में है. तो बच्चों, मोशन को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स पॉइंट का होना बहुत जरूरी है. अगर हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है और यहां से कोई एक दूसरा पॉइंट दूर जा रहा है, तो हम इस फिक्स पॉइंट के रिलेटिव में ये देख सकते हैं कि ये मोशन हो रहा है. लेकिन अगर हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो हम मोशन को नहीं बता पाएंगे. सपोज दैट अगर 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ साथ आगे जा रहे हैं. जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो भी यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी है. जितनी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे भी है. जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचता है तो ये पॉइंट भी यहाँ पे है. इसका मतलब हम
इसको देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स मोशन में है कि नहीं, जब तक कि हमारे पास कोई एक और पॉइंट नहीं हो जिससे हम ये बता सकें कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट्स मोशन कर रहे हैं। इसीलिए मोशन को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, और ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं। तो जब आप ट्रेन के अंदर देखते हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में और लोगों को देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब रेस्ट की पोजीशन में है, मतलब ये सब मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हम मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब ट्रेन का कोई भी एक पैसेंजर किसी दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बाहर के पेड़ पौधों या बाहर के प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखें तो अंदर का पूरा सारे के सारे पैसेंजर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन को डिफाइन करने के लिए एक फिक्स पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम अर्थ पे हैं और हमको लग रहा है कि हम रेस्ट पोजीशन में हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट के चारों तरफ रोटेशन कर रही है, और अगर साथ साथ देखा जाए तो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी कर रही है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि हम रेस्ट पोजीशन में हैं, लेकिन हम मोशन कर रहे हैं। सपोज दैट अगर हम सन को एक फिक्स पॉइंट मान लें तो हम ये बता सकते हैं कि हम सन के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा सन भी फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है। सन भी हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ मोशन कर रहा है, गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ मोशन कर रहा है। अगर हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर को एक फिक्स पॉइंट मान लें तो भी ये देखा गया है कि हमारा जो गैलेक्सी का सेंटर है वो भी एक जगह पे स्टेडी नहीं है। हमारा गैलेक्सी का सेंटर भी कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है। सो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको एक फिक्स्ड पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है, और मोशन को हमेशा किसी एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं। इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। जैसे ट्रेन में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में मोशन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पोजीशन में, लेकिन बाहर के प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो मोशन कर रहे हैं। सो a fixed point is necessary to describe a motion. So what can be taken as a fixed point? Generally, we take the point of intersection of the Cartesian axis as a fixed point. Student, you all know about this. What are Cartesian axis? This is our x-axis and this is our y-axis. So this point, it is also known as origin. This point is known as origin, and it is taken as fixed point. And in respect to this point, we describe motion. Suppose that any object is moving in this direction. Suppose that a car or a bus is moving in this direction. So initially it was at the position 0, 0. Again, after some time, it is moving on x-axis. So after some time, it is reaching to this point. Suppose that this point is A. After some time, it is reaching to point B. So we can describe the motion of that body with respect to the origin. So generally, we take the point of intersection of Cartesian axis as fixed point. Our next topic is scalar and vector quantities. तो बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ ए क्वांटिटी। जैसे जब भी आप मार्केट में जाते हैं और आपको सब्जी खरीदना है, सपोज दैट आपको आलू खरीदना है, तो आप सब्जी वाले से बोलते हैं
अंकल मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए, तो आपको केवल 1 किलो ये बताना होता है कि आपको कितने अमाउंट में आलू चाहिए, और सब्जी वाला समझ जाता है और वो आपको आलू दे देगा। सो और ये जो किलोग्राम है ये किस क्वांटिटी का यूनिट है, ये हमारा मास को मेजर करता है, यानी जो किलोग्राम है ये मास का मेजरमेंट यूनिट है। तो हमने बस सब्जी वाले से बोला आपको 1 किलो आलू चाहिए और वो हमें 1 किलो आलू दे देता है। और हम बोलते हैं कि आज हम 5 किलोमीटर टहले, आज हम वॉक पे गए थे और हमने 5 किलोमीटर वॉक किया, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। आपने बता दिया कि आप 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, सामने वाला समझ जाएगा कि आप इतनी दूर ट्रेवल करके आए। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे फोर्स, आपने बोला मैंने एक बेंच को 1 मीटर आगे ढकेल दिया, लेकिन अब आपने ये तो बताया कि आपने कुछ फोर्स लगा के किसी बेंच को आगे ढकेल दिया, लेकिन अब किस डायरेक्शन में आगे ढकेला? सपोज दैट आपने बताया कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी बेंच को 1 मीटर आगे ढकेल दिया, लेकिन अब आपको सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आपने बेंच को किस तरफ ढकेला। तो आपको इसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने बेंच को ईस्ट डायरेक्शन में 1 मीटर ढकेला। तो जब भी आप फोर्स को बताएंगे आपको उसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरह से और आपकी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने इसी एग्जांपल में बताया कि आपने बेंच को 1 मीटर आगे ढकेला, तो किस तरफ 1 मीटर आगे ढकेला? ये तो क्लियर हो गया कि अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 मीटर की दूरी पे ये बेंच आ चुकी है, लेकिन ये बात नहीं क्लियर हुई कि ये किस डायरेक्शन में गई। तो आपको किसी सामने वाले को समझाने के लिए उसके साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। या फिर सपोज दैट आपने किसी पत्थर को एक जगह से उठाया और उसको दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया, तो ये देखिए डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? अपने प्लेस से उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, जिसकी प्लेस चेंज हो जाती है तो इसको डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए वो भी बताना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में उस चीज को डिस्प्लेस किए हैं। सपोज दैट आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने पत्थर को 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो आपका फ्रेंड ये समझेगा कैसे कि आपने 5 मीटर किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया? तो आप बताएंगे कि हमने 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अब ये अपने आप में कंप्लीट है। अब आपका दोस्त अगर उस पत्थर को खोजना चाहेगा, तो अगर उसको उसकी इनिशियल पोजीशन पता होगी तो वो 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और उसको आपको उसका पत्थर मिल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो अब एग्जांपल्स क्या है हमारे? जैसे भी आपको मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी की क्या क्या एग्जांपल है? डिस्टेंस, टेम्परेचर, मास, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह से ढेर सारी क्वांटिटीज हैं। तो ये सब क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको बताने के लिए, जैसे आपको जब डिस्टेंस बताना बोलते हैं कि 1 किलोमीटर हमें टहलने जाना है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। सामने वाले को आइडिया लग जाए 1 किलोमीटर टहलना है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में। टेम्परेचर आपने बता दिया कि मुझे 100 डिग्री फीवर है, तो कोई ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में आपको फीवर है।
इसी तरह से सब्जी वाले से आपने बोला हमको 1 किलो आलू चाहिए, तो वो ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में आलू चाहिए। इसी तरह से आपने बता दिया कि ये जो हमारे कमरे का एरिया है ये है 50 मीटर स्क्वायर, तो भी कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन। लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनका एग्जांपल कुछ हम ले लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल हमारा क्या क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, और इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? वेलोसिटी, फोर्स। इस तरह से ढेर सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। सो वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती। जैसे जब आप बताएंगे मैंने एक पत्थर को ढकेला, तो आप ये भी बताएंगे कि मैंने 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में या 2 मीटर साउथ डायरेक्शन में इधर की तरफ उसको ढकेला। या फिर आप बोलेंगे कि मेरी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे थे, किस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। और अगर आप फोर्स के बारे में बताते हैं तो फोर्स को भी कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे आपने बताया कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स किसी चीज पे लगाया, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इसके बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे, और भी हो सकता है ये आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया हो, बट आने वाले टाइम में हम इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करें। सो टिल नाउ वी हैव ऑल in this video and we will meet soon in the next video.